हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का वास्तविक संख्या लेसन 1, जिसमें कि वास्तविक संख्या के बाद हम यूक्लिड विधि से जो वैसे निकालने का तरीका है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या क्या होता है और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इसको पिछले क्लास में भी पढ़ा जा चुका है। क्लास 6, 7, 8, 9। फिर भी एक बार डिवीजन करके आगे बढ़ते हैं तो ठीक रहता है। तो शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याएं, जिसमें कि बहुत सारी संख्याएं आती है। प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, जिसको कि हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो हम इसको जानते हैं कि इसको कहते किसको हैं। तो नाम तो सबने सुना होगा, तो इसको पहचानना होता है या फिर इसके बारे में इसका क्या यूज़ है वो जानते हैं। तो किसी भी चीज़ को जो कि काउंटिंग करते हैं, हम गिनती करते हैं। मान लीजिए अगर हमको सेब गिनती करने हैं, बेंच गिनती करने हैं, कुर्सी गिनती करने हैं, तो हम उसमें नंबर का यूज़ करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो कि इन्फिनिटी तक होता है। तो एक से शुरू हो करके 1, 2, 3, 4 इस तरह से लेकर के अनंत तक जो भी नंबर आएगा उसको हम प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में रखेंगे। उसको हम प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं। तो डैट मीन्स एक तरह से कहा जाए तो प्राकृत संख्या एक से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। दूसरे में आते हैं पूर्ण संख्याएं, इसको कि हम होल नंबर कहते हैं। तो ये भी उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है बहुत सारी संख्याओं में जीरो को भी ऐड किया गया है। तो पूर्ण संख्या इससे बस वही अलग है कि प्राकृत संख्याएं एक के बाद आने वाली संख्याओं को कहा जाता था, लेकिन पूर्ण संख्याएं में जीरो को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि इस पूर्ण संख्या में एक से अनंत तक का नंबर तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें जीरो भी आ जाएगा, जिसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। तीसरे में आते हैं हम पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में है, अभी तक हम लोग जो दो नंबर देखे उसमें जो है जीरो से लेकर के अनंत तक की बात कही गई थी। लेकिन पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसमें जो है हम किसी भी नंबर का धनात्मक मान के साथ साथ ऋणात्मक मान भी लेते हैं। जैसे कि -4, -3, -2, -1 से लेकर के हम अनंत तक, जिसमें कि जीरो भी आता है, क्योंकि जीरो का कोई ना ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो पूर्णांक संख्या में ये जो है किसी भी नंबर का ऋणात्मक पहलू भी आता है और धनात्मक पहलू भी आता है, ये भी अनंत तक। ये पूर्णांक संख्या आ गया। उसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्या, चूँकि अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन परिमेय संख्या को पहले जान लेते हैं। तो आइए परिमेय संख्या को जान लेते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम 2/5 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 3/6 लिख दिए। यानी कोई भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसके अलावा अब हम बोलेंगे कि 3 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि कुछ नहीं है इसके नीचे, तो इसके नीचे एक है। यानी कि ये भी एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में लेंगे। तो और एक सवाल मन में ये भी आता है कि क्या ऋणात्मक मान को हम परिमेय संख्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल, ऋणात्मक मान को भी हम परिमेय संख्या की गिनती में रखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या पहचानने का बस एक ही छोटा सा रूल है कि जो भी संख्या को हम भिन्न के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सारी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आती है। दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। तो ये बहुत आसान है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि हम पाई का मान लिखते हैं। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो इसका मान जो है 22/7 ये अनुमान लगाया हुआ मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका एक और मान लेते हैं 3.14 भी, ये भी जो है मान एग्जैक्ट नहीं है। तो चूँकि इसको हम अपरिमेय में रखे हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे कि रूट में √2, √3।
तो इसका समथिंग अप्रॉक्सिम वैल्यू हम ले लेते हैं 1.414 या 1.732√3 का मान, लेकिन चूंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मान अशांत है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब जो है हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं रियल नंबर जिससे हम शुरू किए थे। तो ये सारी कैटेगरी, ये सारे पूर्णांक के सारे नंबर जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना, जिसमें कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या है, ये सारे के ग्रुप को, सारे के समूह को हम रियल नंबर में देखते हैं। तो ये आप लोगों ने समझा। इसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि जो ये थ्योरी है वो क्या है एक बार जान लेते हैं। चूँकि हम इसको बनाने की विधि का यूज़ करेंगे, तो ये होता क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, जैसे कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि इसके बारे में दिया हुआ है कि r जो है, जिसमें कि हम बताएंगे कि a b q और r होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कैसे जानते हैं। तो r जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और ये b से छोटा होगा। इसको समझने के लिए बस सिंपल वे में समझिए कि हमारा जो भाज्य होता है वो भाज्य, उसको हम a से डिनोट करते हैं, और ये भाजक जो है हमारा b है और शेषफल r है, और भागफल को जो है हम q से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा a जो है वो भाज्य है और ये हमारा b जो है वो भाजक है और ये q हमारा भागफल है, और ये हमारा r जो है ये हमारा फाइनली ये शेषफल हो गया। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन आ गया जिसमें कि दिखाना है यूक्लिड विधि से 135 225 का एचसीएफ निकालना है। तो ये हमारा आ गया रूल a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि हम लोगों ने पहले देख चुका है कि a क्या होता है, बी क्यू क्या होता है और r क्या होता है। इसको शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हम पहले साइड में क्या करते हैं, इसके पहले भी हम लोग एचसीएफ जो है वो भाग विधि से बना चुके हैं, तो ये भी उससे मिलता जुलता है, बस उसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो छोटा मान होता है नंबर का, उससे जो है हम बड़े मान में वो भाग देते हैं। तो 135 से ये एक बार में हो जाएगा, ये 90 जो है हमारा शेष हो जाएगा। तो अभी हमने कहा कि जो भाज्य होता है, ये भाज्य जो होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, ये हमारा शेष भागफल हो जाता है, ये q हो जाता है, और ये जो है हमारा ये b हो जाता है, और शेष जो है हमारा ये r हो जाता है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, इसको फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं हम। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। तो a का मान जो है हमारा ये 225 हो गया, और b का मान जो है हमारा 135 हो गया। तो और उसके बाद यहाँ पे q का मान जो है वह हमारा 1 है, और हमारा शेष जो है वो 90 है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में चलते हैं। ये 90 से जो है हम, ये जो मेरा भाजक था इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो है फिर हमारा 45 जो है वो शेष बच गया। तो ये जो है ये b का मान जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ये हमारा a बन जाता है, यहाँ पे a बन गया हमारा ये। तो 135 हो गया, और ये जो हमारा भाजक था ये 90, और ये हमारा भागफल जो है ये 1 है, और हमारा शेषफल यहाँ पे 45 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो हमको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जब तक हमारा r 0 नहीं हो जाता है तब तक हमको इसी तरीके से हर स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है।
और हमेशा जो ये बी का मान जो है ये ए के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जब तक कि आर हमारा 0 नहीं होता है। फिर से यहाँ पे 90 आता है और एक स्टेक हम यहाँ बढ़ाते हैं ये, और ये 2 बार में जो है हमारा शेष फल जो है वो 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं शेषफल 0 हो गया। जब हम पहले भागफल विधि से बनाते थे ऐसे, तब भी वही रूल था कि जब हमारा नीचे शेष 0 हो जाता था तो वो वाला जो भाजक होता था वही हमारा आंसर होता था। तो यहाँ पे भी हम वही ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लास्ट वाला जो बी का मान होगा, जिस स्टेप में आर का मान 0 हो जाएगा उस बी के मान को हम आंसर यानी कि एचसीएफ लिखेंगे। तो यहाँ हमारा बी का मान कितना है 45 और हमारा भागफल जो है वो 2 है और शेष हमारा यहाँ 0 हो गया। यानी कि ये हमारा लास्ट कंडीशन, लास्ट स्टेप हो गया और ये हमारा आंसर ये बी का मान हो जाएगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हमारा आर इक्वल टू 0 है इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू 45, यानी कि लास्ट हमारा बी का मान।